दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों आज की वीडियो में हम ईंधन के प्रकार, खाद्य संरक्षण, पोषण तथा औषधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ईंधन के दहन से कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों ईंधन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि CO इसका जो है प्रतीक होता है, सूत्र होता है CO। और ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत विषैली और हानिकारक गैस है। और दोस्तों ये ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये वायु की उपस्थिति में जब ईंधन का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण गैस है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ये कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ईंधन के दहन से जो मुख्य गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ईंधन के अपूर्ण दहन से, कार्बन डाइऑक्साइड वायु की उपस्थिति में ईंधन के दहन से, और सल्फर डाइऑक्साइड कोयले और डीजल जैसे हाइड्रोकार्बन के जो है दहन से उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं ईंधन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, केरोसिन और जो प्रोपेन है ये सब ईंधन कहे जाते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है दोस्तों, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल और मिट्टी का तेल, इनको ईंधन कहा जाता है। अच्छे ईंधन के प्रमुख गुण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों अच्छा ईंधन वो होता है जो सहजता से यानी आसानी से उपलब्ध हो सके, जिसकी कीमत सस्ती हो और जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति होती हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अच्छा ईंधन वो होता है जो जलने के बाद हानिकारक और अवांछनीय पदार्थ कम से कम या बिल्कुल न छोड़े। अब आइए देखते हैं ईंधन दक्षता यानी ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। दोस्तों ईंधन दक्षता या ऊष्मीय मान किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। और ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी kJ/kg होता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान को। देखिए दोस्तों गोबर के उपले जो कि गांव में सबसे आसानी से उपलब्ध हैं, गोबर के उपले। और आज तो मान लीजिए सभी घरों में हम देखते हैं कि जो सिलेंडर गैस हो गया है आपके पास, सबके घरों में उपलब्ध हो गया है सरकार की योजनाओं के द्वारा भी। लेकिन अभी भी कई गांव में लकड़ी और गोबर के उपले ही प्रमुख ईंधन के रूप में, भोजन पकाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गोबर के उपले का जो ऊष्मीय मान होता है वो 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। लकड़ी का 17000 से 22000 किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीय मान है। कोयला दोस्तों 25000 से 33000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। पेट्रोल का ऊष्मीय मान दोस्तों देखिए 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, जबकि मिट्टी के तेल का ऊष्मीय मान 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। और डीजल का भी 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीय मान होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ गैसीय ईंधन हैं जैसे मीथेन का ऊष्मीय मान 50000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है इसका ऊष्मीय मान 50000 किलो जूल पर kg होता है। LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये 55000 किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका ऊष्मीय मान है। जबकि बायोगैस या जैव गैस जो है वो 35000 से 40000 प्रति किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका ऊष्मीय मान होता है।
और सबसे महत्वपूर्ण ईंधन जो है वो हाइड्रोजन है, जिसका कि उसमें मान 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। लेकिन दोस्तों अभी हाइड्रोजन का जो आसानी से प्रयोग किया जाना अभी इसका बाकी है। बहुत आसानी से हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जलने पर विस्फोट करता है और इसके लिए तरह तरह की युक्तियाँ खोजी जा रही हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन को सरल और सुगम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए। आइए देखते हैं दोस्तों, जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं। देखिए, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से प्राप्त होने वाले कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो दोस्तों, जीवाश्म ईंधन सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त होने वाले कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रमुख जीवाश्म ईंधनों के उदाहरण हैं। आइए सबसे पहले कोयले के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कोयले की जो संरचना होती है वो मुख्य रूप से कोयले का जो मूल तत्व है वो कार्बन है, और कार्बनीकरण की प्रक्रिया द्वारा जैसे मृत वनस्पतियों का धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन, अत्यधिक समय से जो वनस्पतियां हैं, मृत वनस्पतियां, अत्यधिक ताप और दाब के द्वारा उनका कार्बनीकरण होता है और इससे कोयले का निर्माण होता है। दोस्तों, कोयले को काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है और इसका उप उत्पाद कोक और कोलतार होता है। अब आइए देखते हैं कोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कोक जो है ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और इसके गुण ये हैं कि ये कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। इसका उपयोग यानी कोक का उपयोग दोस्तों इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोक जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोल तार क्या है? दोस्तों, कोल तार जो होता है लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है और दोस्तों इसका गुण जो होता है, ये कोल तार जो होता है ये अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है, जिसकी गंध बहुत ही खराब होती है। दोस्तों, कोलतार का जो उपयोग है देखिए, संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट और फोटोग्राफिक सामग्री तथा छत निर्माण की सामग्री आदि में कोलतार का प्रयोग किया जाता है। कोयले के बाद आइए देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। दोस्तों, पेट्रोलियम को पारंपरिक तेल या हल्का तेल भी कहा जाता है और इसका स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, पेट्रोलियम समुद्र की तली या भूमि पर भूपर्पटी की गहराई से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के जो घटक हैं वो गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल तेल, नेफ्था, ग्रीस, मोम और एस्फाल्ट। देखिए, जो पेट्रोलियम है वो भूरे रंग का या गाढ़े भूरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है और इसी पेट्रोलियम या क्रूड से गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, नेफ्था, ग्रीस, मोम और एस्फाल्ट आदि प्राप्त होता है। और दोस्तों, इसका उपयोग क्या है? तो पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में, पीड़कनाशकों, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे, पेंट और औषधियों के निर्माण के रूप में, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। देखिए, कोल गैस क्या होती है? दोस्तों, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोल गैस का निर्माण होता है। तो देखिए, कोयले का जब प्रक्रमण किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है कोक बनाने के लिए, उस समय कोयला गैस निकलती है और इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कोयला एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होता है। कोयले के प्रमुख प्रकार जान लेते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं कोयले के?
तो ये है दोस्तों पहला पीट कोयला है, जो कि निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इसमें जल यानी जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये धुआं अधिक देता है और इसको निम्न श्रेणी का कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। दूसरा है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट को दोस्तों भूरा कोयला कहा जाता है और ये सबसे कम ऊष्मा उत्पन्न करता है। एक है सब बिटुमिन। दोस्तों इसके अलावा बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस साफ्ट कोक या साफ्ट कोयले को कहा जाता है। और एंथ्रेसाइट, देखिए दोस्तों एंथ्रेसाइट जो होता है ये कठोर कोयला होता है और ये कोयले का सबसे विशिष्ट श्रेणी या अच्छी श्रेणी का कोयला इसी में होता है। कार्बन की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है और एंथ्रेसाइट कोयले से सर्वाधिक ऊष्मा निकलती है। प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। दोस्तों प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस जो है वो गैसीय हाइड्रोकार्बन और अन्य गैसों का मिश्रण होता है। और प्राकृतिक गैस के स्रोत यानी सोर्स क्या हैं? दोस्तों पेट्रोलियम के तेल कूप यानी पेट्रोलियम के जो पेट्रोलियम कुएं होते हैं और प्राकृतिक दरारें होती हैं, उनसे प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक यानी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो इसमें 45 से 85% तक मीथेन पाई जाती है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो देखिए प्राकृतिक गैस मीथेन, मुख्य रूप से मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और इसका उपयोग दोस्तों प्राकृतिक गैस का जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, गैसोलीन और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। एलपीजी क्या है? दोस्तों प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग करके उच्च दाब पर द्रवित मिश्रण को एलपीजी कहा जाता है। तो एलपीजी कैसे प्राप्त होता है? जो तरल पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं दोस्तों, तरल पेट्रोलियम गैस जो है वो नेचुरल गैस से यानी प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग कर दिया जाता है और उसको उच्च दाब पर द्रवित अवस्था में सिलिंडर्स में भर दिया जाता है और इसको ही एलपीजी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधियों से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहले खाद्य संरक्षण के बारे में देखते हैं। दोस्तों खाद्य संरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन की जो विधियां हैं या तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए एक है फ्रीजिंग यानी कम तापमान पर वस्तुओं को रखना, एक है साल्टिंग यानी नमक के घोल में रखना, फिर पिकलिंग यानी इसको सिरके में अचार के रूप में प्रिजर्व करना, ड्राइंग यानी इसको सुखाना और एडिशन या शुगर यानी चीनी के गाढ़े घोल में रखना। और ये सभी फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य संरक्षण के तरीके हैं, क्योंकि इन तरीकों में जो जीवाणुओं का बढ़ना होता है वो कम हो जाता है और या फिर वो धीमी गति से होता है, इसलिए हमारे खाद्य पदार्थ संरक्षित रहते हैं। दोस्तों खाद्य संरक्षण की परिभाषा क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान किया जाता है, उसको खाद्य संरक्षण कहते हैं। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या हैं? तो दोस्तों खाद्य संरक्षण का जो सिद्धांत है उसमें ये है कि भोजन सूक्ष्म जीवाणुओं से, जो सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया होती है उससे खराब हो जाता है। तो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करके, सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोककर या उसमें विलंब उत्पन्न करके और एंजाइमों की अभिक्रिया को रोककर खाद्य संरक्षण किया जाता है। खाद्य परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? दोस्तों ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक होते हैं उनको खाद्य परिरक्षक कहते हैं। तो कई ऐसे रसायन हैं जो खाद्य परिरक्षक या फूड प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, जिसमें सोडियम बेंजोएट, C6, C7H5 या NaO2 और पोटेशियम मेटा बाइसल्फर, ये 2 रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जो खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। औषधियों के बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। औषधियाँ या ड्रग्स किसे कहते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान और दर्द निवारण आदि में किया जाता है उनको औषधियाँ कहा जाता है। औषधियाँ कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम ज्वरनाशक या एंटीपायरेटिक औषधियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर यानी फीवर में ताप कम करने के लिए किया जाता है उनको ज्वरनाशक कहा जाता है।
ज्वरनाशक औषधियों में एस्पिरिन, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल को कहा जाता है, पैरासीटामोल और फिनएसिटिन, ये सभी ज्वरनाशक औषधियाँ हैं। ज्वरनाशक औषधियों में एस्पिरिन, पैरासीटामोल और फिनएसिटिन आती हैं। आगे आइए देखते हैं दोस्तों दर्द निवारक या दर्दनाशक औषधियों के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसी औषधियाँ जो मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकी कुप्रभाव के दर्द को कम करती हैं, यानी शरीर के दर्द को, सिर दर्द को, ऐसी औषधियाँ जो मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिका संबंधी कुप्रभाव के दर्द को कम करती हैं, उनको दर्दनाशक कहा जाता है। और ऐसी औषधियों में देखिए अनिद्राकारी दर्दनाशक होते हैं, जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल, निद्राकारी पीड़ानाशी, और ऐसी औषधियाँ जो निद्रा उत्पन्न करती हैं, अफीम उत्पाद जैसे मार्फिन, कोकीन और हीरोइन। तो दर्दनाशक या दर्द निवारक औषधियों में दो प्रकार के, एक अनिद्राकारी दर्दनाशक, इसमें एस्पिरिन और पैरासीटामोल हैं, और निद्राकारी पीड़ाहारी में दोस्तों जो निद्रा उत्पन्न करने वाली औषधियाँ हैं, उसमें अफीम उत्पाद जैसे मार्फिन, कोकीन और हीरोइन आते हैं। अब आइए देखते हैं प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक औषधियों के बारे में। दोस्तों, एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी औषधियाँ क्या होती हैं? तो ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उनको एंटीसेप्टिक कहा जाता है। इसमें मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक एसिड, आयोडोफार्म, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी एंटीसेप्टिक औषधियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। कुछ औषधियाँ दोस्तों विसंक्रामक होती हैं। विसंक्रामक कौन सी औषधियाँ हैं? तो ऐसे रसायन जो जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है, यानी विसंक्रामक कहा जाता है। और इसका उपयोग दोस्तों उपकरणों, बर्तनों, फर्श और सैनिटरी फिटिंग आदि के विसंक्रमण के लिए किया जाता है। और इसके उदाहरण में देखिए फिनाल, मेथिलफिनाल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और सल्फर डाइऑक्साइड हैं। और इन सभी औषधियों का प्रयोग दोस्तों विसंक्रमण के लिए किया जाता है। और ये औषधियाँ सूक्ष्म जीवों को या जीवाणुओं को शीघ्रता से नष्ट कर देती हैं। अगला है दोस्तों प्रशांतक औषधियाँ। देखिए प्रशांतक औषधियाँ क्या होती हैं? तो ये औषधियाँ मानसिक तनाव कम करने और अवसाद को दूर करने में सहायक होती हैं। ऐसे औषधियाँ जो मानसिक तनाव को कम करती हैं और अवसाद को दूर करती हैं, इसमें देखिए इसके उदाहरणों में कौन कौन सी हैं? इसमें रेजरपाइन, इसका स्रोत राउबोल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधा होता है, और बार्बिट्यूरिक अम्ल से उत्पन्न ल्यूमिनल और दोस्तों सेकोनल आदि, ये प्रशांतक यानी मानसिक तनाव को कम करने वाली औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक औषधियाँ क्या हैं? तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं और सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, उनको एंटीबायोटिक कहा जाता है। और दोस्तों प्रथम प्रतिजैविक यानी प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इसको 1929 में खोजा गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और इसका स्रोत पेनिसिलियम नोटेटम नामक जीवाणु है। और दोस्तों पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन 1928 में निर्मित की गई थी। अब आइए देखते हैं बेहोशी कारक या एनेस्थेटिक। दोस्तों ऐसी औषधियाँ जो सभी प्रकार की कोशिकाओं, प्रमुखतः तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना उत्पन्न करती हैं, उनको बेहोशी कारक या निश्चेतक औषधियाँ कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफार्म शामिल है। आइए प्रमुख खाद्य परिरक्षकों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रमुख खाद्य परिरक्षकों में एपोक्साइड, देखिए एपोक्साइड शुष्क फल और मसालों का परिरक्षण इससे किया जाता है। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इसका उपयोग सॉस, जैम और अचारों के परिरक्षण में किया जाता है। सार्बिक अम्ल और उसके लवण
तो दोस्तों, सार्बिक अम्ल और उसके लवण इष्ट और फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए, और सोडियम बेंजोएट ये मृदु पेय जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, और अम्लीय भोजन के परिरक्षण के लिए देखिए सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिसमें आपने ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है, ईंधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा खाद्य संरक्षण क्या है, पोषण क्या है, और औषधियाँ तथा उनके प्रकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने पढ़ लिया। और ये प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रसायन विज्ञान का एक भाग और हम प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम सीधे जीव विज्ञान पर आएंगे। तो अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो जो आपके लिए उपयोगी हैं उनको देखते रहें। आपके विषयों के लिए जो भी काम करने वाले वीडियो हैं या जिनसे आपको लाभ हो सकता है, उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए, उनका प्लेलिस्ट बना लीजिए, ताकि बार बार दोहराने में आसानी रहे। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो एक जानकारी देनी थी, कई सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि हमको पीडीएफ नोट्स चाहिए। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इसी नाम से है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, टेलीग्राम डाउनलोड करके आप मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज जब आप सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे ढेर सारे सैकड़ों पीडीएफ उपलब्ध हैं। आप वहाँ से अपनी जो आवश्यकता की पीडीएफ है आप उनको निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं, ताकि आगे आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।